हेलो एवरीवन, मैं हूँ इशिका। डीएसए सीरीज़ के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एल्गोरिथम्स एंड एल्गोरिथम एनालिसिस एंड इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करेंगे जो मोस्ट आस्क रहता है हमारे एग्जाम्स के अंदर। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट इज़ एल्गोरिथम। Algorithm is a finite set of well-defined steps used to solve a problem or perform a computation in a systematic manner। यानी कि एल्गोरिथम हम कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को, ठीक है, किसी भी काम को करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या फिर इंस्ट्रक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। ये हम सबको पता है एल्गोरिथम क्या होता है कि अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, फॉर सपोज़ हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर अगर हम कहें तो अगर हमें चाय बनानी है, बहुत कॉमनली यूज एग्जांपल है ये, चाय बनानी है तो पहले आप गैस ऑन करोगे, कैटल के अंदर पानी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे एंड ऑल जो भी उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो आप परफॉर्म करोगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विथ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स, यानी कि जिसके अंदर स्टेप्स फाइनाइट है, काउंटेबल है, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब एक अच्छा एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? एक गुड एल्गोरिथम आप कब कहोगे किसी एल्गोरिथम को? तो गुड एल्गोरिथम आप तब कहोगे जब एल्गोरिथम या तो ज़ीरो या फिर एक से ज़्यादा इनपुट्स लेता हो, ठीक है, इनपुट एक्सेप्ट करने वाला एल्गोरिथम हो, या तो ज़ीरो या फिर ज़ीरो से ज़्यादा इनपुट्स लेने वाला एल्गोरिथम होता है तो उसको गुड एल्गोरिथम माना जाता है। दूसरा, एक एल्गोरिथम आपका आउटपुट जनरेट करने वाला होना चाहिए। कितने आउटपुट? एटलीस्ट वन आउटपुट आपका एल्गोरिथम जनरेट करना ही चाहिए। देन थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या है गुड एल्गोरिथम होने के लिए? सो दैट इज़ डिफाइनेटनेस, यानी कि एल्गोरिथम का हर एक स्टेप जो है वो बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस यानी कि एक पॉइंट के बाद, यानी कि कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद जो है एल्गोरिथम टर्मिनेट कर जाना चाहिए, यानी कि स्टेप्स काउंटेबल होने चाहिए। लास्ट पॉइंट है इफेक्टिवनेस, यानी कि जो आपका प्रोग्राम है वो सिंपल होना चाहिए एंड एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। दैट्स इट। सो ये है एल्गोरिथम। अब हम देखते हैं एल्गोरिथम एनालिसिस क्या होता है। ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं और कभी कभी स्किप कर देते हैं, तो देख लेते हैं। एल्गोरिथम एनालिसिस इतना कोई टफ पार्ट है नहीं। एल्गोरिथम एनालिसिस वर्ड से समझ आ रहा है, यानी कि एल्गोरिथम का एनालिसिस करना। एनालिसिस करना किस बेसिस पे? टाइम के बेसिस पे और मेमोरी के बेसिस पे। देखो, algorithm analysis help us measure the performance of an algorithm in terms of time taken and memory used। कि ठीक है, एक एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना इज एल्गोरिथम एनालिसिस, और ये परफॉर्मेंस किस बेसिस पे मेजर करी जाती है? टाइम और मेमोरी के बेसिस पे। सो दो पॉइंट्स आते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। समझते हैं दोनों को ही। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताता है? बहुत इजी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेंशन करता है अमाउंट ऑफ टाइम टेकन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाइड। अमाउंट ऑफ मेमोरी और स्पेस टेकन, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ कि आप कि एल्गोरिथम ने एग्जीक्यूट होने में, रन होने में कितना टाइम लिया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ कि वाइल रनिंग उसने कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करा, कितनी स्पेस, कितना अमाउंट ऑफ स्पेस उसने ऑक्यूपाई करा। तो ये दो तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो गई। अब इनके भी थोड़ा टाइप्स हैं, कि जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के भी 3 टाइप्स हैं। पहला है बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। ये 3 तरीके के टाइप्स होते हैं। बेस्ट केस जहाँ पे बहुत सबसे कम टाइम लग रहा हो, है ना, किसी एल्गोरिथम को पूरा होने में अगर सबसे कम टाइम लग रहा है तो वो बेस्ट केस मानते हैं। दूसरा था एवरेज केस, यानी कि ओकेश है, इतना तो लगेगा ही, एक वो एवरेज वाला केस लेके चलते हैं। फिर थर्ड आता है वर्स्ट केस, यानी कि जब एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में ही बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लगता है तो आप उसको कहते हो वर्स्ट केस। ईजी है एकदम।
फिर उसके बाद इसी के अंदर आते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ये वो टॉपिक है जो कि मोस्टली आस्क रहता है हमारे 2 मार्क्स के अंदर, वेरी मच आस्क क्वेश्चंस, और ये बहुत स्कोरेबल है, इसको हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। इसके अंदर में क्या होते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ये एक मैथमेटिकल वे है ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम एज द इनपुट साइज अप्रोचेस इन्फिनिटी। यानी कि जब आपके एल्गोरिथम के अंदर इनपुट साइज बढ़ जाता है, जब वो ना काउंटेबल नहीं रहता और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है एल्गोरिथम का एनालिसिस करने में, तब काम आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, फिर से इट इज़ अ मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज एल्गोरिथम एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम एज द इनपुट साइज अप्रोचेस इन्फिनिटी। जब कुछ काम नहीं कर पा रहा है तो आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ऐसे समझ लो। अब एसिम्प्टोटिक नोटेशंस भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है बिग ओ नोटेशन, जिसका साइन ये होता है ओ। दूसरा होता है ओमेगा नोटेशन, जिसका साइन होता है हेडफोन्स जैसा हमारा, इसको ओमेगा बोलते हैं लेकिन। तीसरा होता है थीटा नोटेशन। ओके, अब इन तीनों को अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक मैं सिंपल ग्राफ ड्रॉ करके बताऊँगी, उससे अपन समझते हैं। इसको हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और इसके अंदर ये जा रहा है ग्राफ। अब इसके अंदर मैं बनाती हूँ 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। अब ये तीनों क्या हैं, इन तीनों से ही हम समझेंगे कि बिग ओ, ओमेगा और थीटा नोटेशन क्या है। बिग ओ नोटेशन यहाँ पे होता है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये है बिग ओ नोटेशन। फिर आता है ओमेगा नोटेशन जो कि होता है यहाँ पे, और फिर आता है थीटा नोटेशन जो कि होता है यहाँ पे। ये बिल्कुल रिलेटेड है, आप समझ सकते हो, ये बिल्कुल रिलेटेड है टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कैसे, अब ये देखो, ये जो मैंने बताया बिग ओ नोटेशन, इसमें क्या हो रहा है, बिग ओ नोटेशन पे ये वाला पॉइंट है, इसके अंदर टाइम भी ज़्यादा है और स्पेस भी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया वर्स्ट केस। वर्स्ट केस हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सब बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है, इसलिए ये हो गया वर्स्ट केस, और इसीलिए हम इसको कहते हैं अपर बाउंड भी। फिर आता है सेकंड वाला थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन के अंदर इन दोनों के कंपैरिजन में एक एवरेज टाइम लग रहा है और एक एवरेज ही स्पेस भी ऑक्यूपाई हो रही है, तो इसको कहते हैं हम एवरेज केस, और इसको हम कहते हैं टाइट बाउंड, यानी कि बहुत प्रैक्टिकल जो चलने वाला है। फिर थर्ड आता है ओमेगा नोटेशन, ये वाला। ओमेगा नोटेशन के अंदर क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा कम टाइम लग रहा है और सबसे ही कम स्पेस भी लग रही है ओमेगा नोटेशन के अंदर। तो ओमेगा नोटेशन के अंदर क्योंकि सबसे कम टाइम और सबसे कम स्पेस लग रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं बेस्ट केस, और इसीलिए हम इसको कहते हैं लोअर बाउंड। सिंपल, ये ग्राफ अगर तुम्हें दिमाग में ध्यान रह गया, तुम ऑटोमेटिकली कितना ही कंटेंट लिख कर आ सकते हो उस पर। एक बार रिवाइज करें अगर हम तीनों नोटेशंस के बारे में, तो ये बिग ओ नोटेशन वर्स्ट केस है और जिसको अपर बाउंड कहते हैं। ये है ओमेगा नोटेशन जिसको बेस्ट केस कहते हैं और लोअर बाउंड होता है। लोअर बाउंड क्यों, क्योंकि सबसे कम टाइम और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फिर ये थर्ड होता है थीटा नोटेशन जो कि एवरेज केस होता है और टाइट बाउंड होता है। इतना इसके अंदर समझना सफिशिएंट है। बस कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। सब्सक्राइब कर लो पसंद आया हो तो, और ऐसे ही आगे की वीडियोस वॉच करो।